बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामती उन आँखों पर के जो हिदायत की तरफ नज़र जमाए बैठी हैं, उन कानों पर के जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पर के जो हिदायत की राह पर गामज़न हैं। देखती आँखों सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट फैज़याब हसन और आप देख रहे हैं कैंपस रेडियो FM 107.4 और आज का हमारा नया इस्टेब्लिश प्रोग्राम जिसका नाम है हम और हमारा माहौल। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। उनको थोड़ा सा तारुफ़ में दूंगा और उनसे हम सुनेंगे कि क्या वो कर रहे हैं और क्या उन्होंने अभी तक ज़िंदगी में किया है। मोहम्मद शायान अज़मत जो हैं वो ग्रेजुएट हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। इसके अलावा आप क्लाइमेट और यूथ एम्पावरमेंट के फील्ड में काम करते हैं और एक चीज़ जो इनको बहुत यूनिक बनाती है वो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और इसके अलावा जो है आप इंटर जनरेशन डायलॉग पे काम करते हैं। अब ये इनसे ही पूछेंगे कि ये क्या है। मोहम्मद शायान अज़मत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? पहले तो ये बताएं आप। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया तुमने। थोड़ा फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया लेकिन हाँ, इंशाल्लाह मुझे आप अंदाज़ा नहीं था कि तुम बड़ा अच्छा करते होगे, तो ये तो बड़ा मज़ा आएगा अभी। बस अभी जिस तरह घड़ियाँ आगे बढ़ती जाएंगी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, क्या गलतियाँ हैं क्या खूबियाँ हैं। आपसे आखिर में सुनेंगे भी। शायान भाई, मैंने थोड़ा सा तारुफ़ दिया आपका, कोशिश की मैंने तारुफ़ देने की। मैं चाहूँगा कि आप खुद से ही बताएं कि कौन हैं आप, क्या हैं, पेशावर में क्या कर रहे हैं। अगर जनरलाइज में बताऊँ तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, कौन हैं, बस ये बता दें। देखिए, बड़े सारे लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरे ख़्याल से किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन बात बड़ी सादा है। मैं असल में पेशावर में बड़े बाद में आया 2016 में। उससे पहले तक हम लोग गांव में रहते थे, कोड़ा खटक से मेरा ताल्लुक़ है। तो हम लोग उधर ही बड़े हुए, उधर ही स्कूल गए और वहीं पे ही मेरा ख़्याल है कि ये जो एक्टिविज़म की और ये जो मेरे ख़्याल से एक्टिविज़म एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ करने की जो लगन होती है ना, वो शुरू वहीं पे हो गई थी। क्योंकि 2010 में फ्लड्स आ गए थे और मेरा घर जो था इट वाज़ वन ऑफ द हाउसेस जो कि उसके अंदर काफ़ी पानी आ गया था और हम लोगों को मूव आउट करना पड़ा था। तो हम लोग IDP बन गए थे, जिसको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। तो फिर हम रहे कुछ अर्सा पेशावर में और फिर हम वापस अपने गांव चले गए 6 साल और फिर हम वहाँ पे रहे। लेकिन अंदाज़ा हो गया था उसी दौरान कि क्या फ़्लॉज़ हैं, किस तरीके से हमारा ये मुल्क जो है ये रेडी नहीं था उस वक्त किसी भी इस तरह की चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए या उससे निपटने के लिए। और वो एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे और वो इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपके साथ कुछ ज़्यादतियाँ नहीं हुई होती, जब तक आपने कोई ठोकरें नहीं खाई हुई होती, मतलब यानी कि हर दश की सयाही करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप जो है किसी भी चीज़ से बात करनी शुरू कर दें, तो तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप जो हैं किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं या जो है कौन कौन से मसाइल हैं। तो समझ आ गई थी तब मेरी उम्र मेरे ख़्याल से 13 साल थी और मैंने देखा कि किस तरीके से माँ बाप ने जोड़ जोड़ के सारी ज़िंदगी सब कुछ बनाया था। सिर्फ हम नहीं, हम तो फिर शायद किसी अच्छे ख़ानदान के थे तो बचत हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर बीच में बाकायदा बह गए, जो लोग बाकायदा बह गए। और अभी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ रही है। यानी कि पहले 100 साल के बाद जो है ना आपके पास सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल तवातर के साथ वो जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। तो जब भी मैंने देखा और फिर हम पेशावर आ गए तालीम के सिलसिले में, अब्बा हमें ले आए कि हमने यहाँ पे जो है तालीम करनी है। मेरे भाई का भी यहाँ पे एडमिशन हो गया था, मैं ख़ुद भी पेशावर यूनिवर्सिटी में मेरी इनरोलमेंट हो गई थी। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि माहौल जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। यानी कि मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि अगर मैं गांव में दौड़ता था तो मैं उतना फ़ासला नहीं तय कर पाता था जितना यहाँ पे एक बच्चा जो है वो चल के कर लेता है। तो ज़ाहिर जब हम यहाँ पे आए तो लोग बड़ी शिद्दत से, उनको एक एहसास था कि हमने जो है ज़िंदगी में कुछ करना है। जब आप गांव में होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ होती है, लेकिन आप काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल से एक कंप्लेसेंसी का शिकार होते हैं। आपको बड़े आराम से तसल्ली से आपकी ज़िंदगी जो है गुज़र रही होती है। तो जब यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे मुकाबला करना है, वो करने लगे और तकरीबन कोई 4-5 साल के बाद समझ आ गई कि अब यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमने काम करना है। मज़े की बात यह है कि जब मैं बात थोड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन चूँकि ये रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मेरा तो मेडिकल कॉलेज में
दाखिला नहीं होना, और अब्बा की ज़िद थी कि आपका दाखिला जो है ना वो मेडिकल में ही हो। तो मेरा नहीं हुआ, मेरे भाई का हो गया। लेकिन ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने करना क्या है। तो यहीं पे एक प्रोफ़ेसर होते हैं, काफ़ी रिनोन्ड हैं, मुझे अब्बा उनके पास लेकर गए। तो उन्होंने फिर मुझसे बात कही कि अगर आप लेट से किसी एक ऐसी डिग्री में भी दाखिला ले लें जिसकी शायद इतनी अफादियत अब रही नहीं है, होगा ये कि अगर आप उसमें सबसे बेहतरीन होंगे तो आपके लिए हमेशा कोई ना कोई रिलेटेड जॉब होगी, कोई ना कोई काम आप कर सकेंगे। तो फिर जब मैंने चूज़ करना था तो मैंने इंतखाब किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। अब ज़ाहिर है वो 2010 के जो ट्रॉमास थे वो रिलेट हो गए, और फिर मुझे समझ आनी शुरू हुई कि हाँ, इसके साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं जो चीज़ें मैंने 2010 में देखी थी, या मेरे घर वालों ने देखी थी, या बाकी सारे लोगों ने देखी थी, उनका कुछ अताला किया जा सकता है इस तरीके से कि अब इस फील्ड में बाहर निकल के काम करना चाहिए। तो काम करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच हो गया, और फिर बढ़ते बढ़ते नेटवर्किंग का जो सिलसिला है वो यहाँ तक चला कि जहाँ एक दफ़्तर में मैं बिल्कुल एक लो लेवल की, आप समझ लें कि एक इंटर्नशिप टाइप करता था। तो फिर उसी दफ़्तर में मुझे ये भी मौका मिला कि मैं वहाँ पे जाके चीफ़ गेस्ट के तौर पे मैं बोल के आया। तो आप जब शुरू से कनेक्टेड होते हैं अपने कॉज के साथ, और फिर आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी जो है ना दम हो जाता है। तो वो करते करते यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, फिर मास्टर्स कर लिया, और उसके बाद जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे बोलने के लिए आ जाते हैं, बस बोलते ही रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने जो बात की, मैं अपने सामीन को बताना चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं कि फुल ऑफ मोटिवेशन है, और बल्कि जो मैं बैठा हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन की फील आ रही है कि अब तो घर जाके कुछ ना कुछ करना है। जिस तरह सामीन शयान भाई ने बताया कि 2010 में फ्लड्स के डायरेक्टली विक्टिम्स थे। वैसे तो हर बंदा इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज का विक्टिम है, लेकिन शयान भाई जो हैं 2010 में जो फ्लड्स आए थे, जो जिसने हमारे केपी को और पंजाब को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें आप जो थे डायरेक्टली जो है विक्टिम थे। इसी के रिलेटेड जिस तरह, क्योंकि आप विक्टिम भी हैं और क्लाइमेट चेंज पे काम भी कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्टिविज़म भी कर रहे हैं। आपने कहा एक्टिविज़म वो सही वर्ड तो नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं, जहां आपको मौका मिलता है आप बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम पेशावर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो सुनने वाले हैं ज़्यादातर पेशावर के हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा बताएँ कि जो पेशावर में एक टाइम पे था कि हम बारहा ये अपने प्रोग्राम्स में ज़िक्र करते हैं कि एक टाइम था जब अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट होती है, शायद मिड ऑफ अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट होती, और अक्टूबर के मिड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती। अब क्या वजह है कि नवंबर के मिड या नवंबर के एंडिंग तक हमें एसीज़ लगाने पड़ते हैं, और अब हम अगस्त इंटर कर चुके हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत है जो कि 50 से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। दर्जा हरारत तो आल्थो 37-36 तक आ चुका है, लेकिन वो जो फीस लाइक का एक फैक्टर होता है वो जो है वो 50 से नीचे आने को तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है पेशावर में, क्या ये वजूहात क्या है? सलूशन तो खैर बाद में पूछेंगे, लेकिन वजूहात बताएं और ये क्यों हो रहा है ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानियों को ना बोलने का बड़ा शौक़ होता है। हम हर जगह जाके बड़े अच्छे से बोल के आते हैं, ठीक है ना। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, बोल के चला जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कोई इससे अगर कोई चीज़ खातिर खा किस्म की कोई चीज़ हमारे हाथ नहीं आएगी। लेकिन बात ये है कि मुझे याद है, अभी आपने बताया कि पहले यूँ होता था तो अब क्यों हो रहा है। मुझे याद है मेरी दादी, उनको अल्लाह जन्नतों में जगह दे, मैं छोटा था, हम लोग 2005 का जो ज़लज़ला था, तो हम लोग बैठे हुए थे, सैटरडे था, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज इन स्कूल, तो हमारी सैटरडे को छुट्टी हुआ करती थी। तो वो सैटरडे, और 8:55 पे जब ज़लज़ला आना शुरू हुआ, तो मुझे याद है कि हम लोग बैठे होते थे बाहर सहन में। हमारी दादी जो थी वो ज़ाहिर है तब तक उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, तो वो बाहर धूप लेने के लिए अक्सर बैठा करती थी सहन में। तो अगर 8 अक्टूबर को वो एक औरत धूप लेने के लिए बाहर बैठी हुई है, तो इसका मतलब है कि मौसम काफ़ी अच्छा होता था ना, ठंड है, ठीक है, ठंड है यानी कि अब आप अक्टूबर तक अपने एसी से जान ही नहीं छुड़ा सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप अक्टूबर के बाद जब नवंबर में जाते हैं तो कहीं हल्की हल्की आपको समझ आनी शुरू होती है कि चलो अब पतझड़ तो नहीं, लेकिन उससे पहले आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं या मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। आपने पूछा वजह क्या है, वजह इतनी दफ़ा एक्सप्लेन हो चुकी है लोगों को, इतनी दफ़ा लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि it's absurd to again talk about the same things again and again। बात ये होनी चाहिए कि उन वजूहात पे क्या हम लोग कोई काम कर रहे हैं या नहीं। सबको पता है कि दरख्त काट के हमने फेंक दिए हैं और हमने सोसाइटीज़ बना दी हैं। अभी आपने देखा है रिसेंट इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर जो बारिशों से तबाही हुई है, तो वो जो लोग बहे हैं उसके अंदर, वो अपने घर के बाहर से ही गए हैं ना।
यानी कि आपने सोसाइटी एक ऐसी जगह पे बना दी जहाँ से एक ज़माने में जो पानी था वो नदी गुजरा करती थी, या जैसे हम लोग कहते हैं पश्तो में कि ख्वाड़ गुजरा करता था वहाँ से, ठीक है। अब आपने वो चीज़ उसके बिल्कुल रास्ते में आपने सोसाइटीज़ बना दी। तो अगर आपने सोसाइटीज़ बना दी हैं तब आप मज़े करें, क्योंकि आपके करोड़ों लाखों रुपए के घर तो आप छोड़ कर नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से पानी भी अपना आना वहाँ पे छोड़ेगा नहीं। और जब पानी ज़्यादा होगा तो इन्हीं नदी नालों से वो पानी गुजरता हुआ अपना रास्ता ढूंढता हुआ चला जाता है। मुझे याद है हम लोग गए हुए थे बालाकोट, एक फील्ड ट्रिप था हमारा। तो वहाँ पे उन लोगों से हमने पूछा, मैं भी वजूहात पे आ रहा हूँ, कि जो मौसम में तब्दीली होनी है वो तो होनी है, लेकिन क्या हम लोग एज़ ह्यूमन बीइंग्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। अब हम लोग बालाकोट गए हुए थे और वहाँ पे हमने देखा कि जो एक बाज़ार है जहाँ पे ज़लज़ले में सारी तबाही हो चुकी थी। तो उन लोगों से हमने पूछा कि यार आप लोगों को यहाँ पे हुकूमत ने नई जो न्यू बालाकोट सिटी बना कर दी है, आप वहाँ पे क्यों नहीं चले जाते। तो वो कहते हैं सर हमने वहाँ भी प्लॉट लिए हुए हैं, हमारे घर भी हैं वहाँ पे, हमने किराए पे दिए हुए हैं। तो हमने उनसे पूछा तो आप फिर यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं दोबारा से, तो फॉल्ट लाइन के बड़े करीब है जगह, यहाँ पे ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है, सैलाब का पता चल जाता है, ज़लज़ले का पता भी नहीं चलता। अर्ली वार्निंग टाइम जो ज़लज़ले का है मेरे ख्याल से वो कुछ 8 सेकंड का होगा या 2 सेकंड का होगा, वट एवर इट इज़। बट आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। वो कहते हैं देखें सर हमारे यहाँ पे घर है, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं, हमारे ख़ानदान यहाँ पे हैं, तो हम लोग कैसे ये जगह छोड़ के चले जाएँ। अब आप एक बात इंसान को तो समझा सकते हैं, आप ज़लज़ले को टेलीफोन करके नहीं बता सकते कि यार यहाँ पे चूँकि लोग रह रहे हैं तो आप यहाँ पे ना आएँ, ठीक है। ऐसे ही आप पानी को नहीं समझा सकते कि इस जगह पे जहाँ पे आपने ये रास्ता बनाया हुआ है, जब मर्ज़ी आती है चले आते हो, यहाँ से मत गुजरो, अब यहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को उन जगहों पर सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक जितने भी फ़ायदे हैं वो हासिल करने के लिए इतना आबाद कर दिया है, हालांकि आपके बड़े सारे इलाके खाली हैं। यानी कि आप देखें तो पेशावर की इर्द गिर्द या पेशावर के अंदर या बाकी जितने भी हमारे शहर हैं, आपको उसमें नज़र आएगा कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं ना, आपने उनको नीस्त व नाबूद करके उसके ऊपर अपने घर बना दिए हैं। और जो बंजर ज़मीन थी उस ज़मीन के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खेत उगाएं। अब ना वहाँ पे खेत उगना है और ना यहाँ पे जो है ना आपने उगा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो रहते हैं आप। तो इसमें गलती जो है ना वो सरासर हमारी है। और अगर मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट अपनी पॉपुलिस्ट को दूं कि यार इनको शायद पता नहीं था, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी पता लग गया है कि यार ये चीज़ जो है ये इस तरीके से बहुत हद तक हमें मुतासिर कर रही है, तो अभी भी वक्त है कि इसको रोक लिया जाए। मैं हमेशा बात करता हूँ जहाँ कहीं मैं जाता हूँ कि आप छोड़ें कि इसके क्या मुहर्रिकात हैं, आप इस चीज़ को भी छोड़ें कि किस चीज़ का शाखसाना है जो अभी हो रहा है। आप इस चीज़ पे बात करें कि इमीडिएटली यहाँ से उठ के मैं क्या कर सकता हूँ क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज होता क्यों है वो सबको पता है, मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ वही गैसेस हैं, कुछ वही पोल्यूशंस हैं, कुछ वही पानी के अंदर पोल्यूशन है, कुछ वही दरख्त काट देने हैं। इन सब चीज़ों से जो है ना आपने क्लाइमेट चेंज की तरफ बाकायदा अपना जो है ना कदम जमाए वहाँ पे, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम हिस्सा डालता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि कर्ज़ आपके भाई ने लिया लेकिन लोग आके आपको पीटना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसीलिए हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ बैठें, आप यहाँ से बाहर जाते हैं, आपको अपने सामने गंद गिरा हुआ नज़र आता है तो आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी, आप वो उठा के किसी डस्टबिन में डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या अगर आप जो है अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, तो मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप किसी भी समझ लें कि फील्ड से हैं, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के फ्री कोर्सेज़ हैं जो कि आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। 3-3 घंटे का कोर्स होता है, आप जब वो कर लेते हैं उसका छोटा सा एग्ज़ाम होता है, बड़ा आसान सा, जब आप वो पास कर लेते हैं आपको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, तो आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो क्लाइमेट चेंज की डिग्री करवाती है। आप हैरान होंगे सुन के कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है ही नहीं जो कि क्लाइमेट चेंज पर बात करती हो या उसके ऊपर वो डिग्री कराती हो। इसीलिए हमें फिर बच्चों को बाहर भिजवाना पड़ा। तो आप ये कर सकते हैं, आपको अगर घर में मौका मिलता है तो आप दरख्त लगा सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं इस वक्त, अगर कोई यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया सुन रही है, बहुत मुश्किल नहीं है इसकी और पॉलिसी मेकिंग करना कि आप हर यूनिवर्सिटी के
हर एक बच्चे के कोर्स में जो आप उसे थीसिस करवाते हैं और वो उठा के किताब वो रख लेता है एक लाइब्रेरी के अंदर और उसके ऊपर इतनी ढेरों मट्टी जमी हुई होती है, आप उसको ख़त्म करें बजाय उसके उसको 6 महीने का टारगेट दें कि इसके अंदर तुमने एक दरख्त लगाना है, ये दरख्त जो है तुमने इसकी निगहदाश्त करनी है, इसको तुमने पानी डालना है, इसको देखना है कि ये, और हाँ उसके अंदर रिसर्च भी ये करनी है कि क्या ये दरख्त इस ज़मीन के लिए काबिले काश्त है, क्या आप यहाँ पे इस चीज़ को लगाएंगे तो वो आपको कोई फ़ायदा देगा। आप वो लगवाएं बच्चों से, 6 महीने बाद देखें जाके जो आपके वाइवा लेते हैं सुपरवाइजर्स, वो जाके देखें उस दरख्त का मुआयना करें, उसके लिए ख़ास तौर पे एक जगह बनाएं, उस दरख्त को नाम दे दें उस बच्चे का। जब आप नाम देंगे तो उसके बीच में ओनरशिप आएगी, जब उसकी ओनरशिप आएगी तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो हमेशा, अगर वो यूनिवर्सिटी से चला भी जाता है तो वो अपने दोस्तों को ले लेके आता रहेगा, वो अपने घर वालों को ले लेके आता रहेगा, अपने बच्चों को फ्यूचर में लेकर आएगा कि देखो ये दरख्त मैंने लगाया है। और इसके साथ साथ आप उसकी आखिरत का भी सामान कर देंगे, उसकी छाँव में जो बैठेगा, या अगर ये म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करेगा सबको, तो किसकी तरफ जाएगा ये सब कुछ? ज़ाहिर है उसी इंसान की तरफ जाएगा जिसने ये लगाया होगा दरख्त। तो मेरे ख़्याल से कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इस पर बहुत बात हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इस पे बात होनी चाहिए, और हमने करना है बग़ैर किसी भी हुकूमत की या ऑर्गेनाइजेशन की समझ लें कि उनकी मदद का आसरा लिए आप जो है ख़ुद ही जाके करें ये काम। ये इतने मुश्किल काम नहीं है, आपको 2-250 रुपए का एक पौधा मिल जाता है जो कि तनावर दरख्त बन जाता है आपके देखते ही देखते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है, जो कि जितनी बातें मैंने अभी बोली हैं आपसे। मैंने तो आपसे वजूहात का पूछा था, आपने तो एक पूरी लिस्ट बता दी सॉल्यूशंस की। आपने ज़िक्र किया बालाकोट का कि आप लोग उधर सर्वे पे गए थे, और ये भी ज़िक्र किया कि अगर ये एक अलग बात है कि हमारी आवाम को पता नहीं है, लेकिन हमने रिसेंटली ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं कि मैं ख़ुद एक हफ़्ते पहले कलाम से होकर आया था जब 2022 के फ्लड्स आए थे वहाँ, और जब एक हफ़्ते बाद वहाँ होटल्स तबाह हो गए तो जो ओनर्स थे वो सारे डिप्रेस, ज़ाहिर सी बात है, इतना करोड़ों का उनका बिज़नेस लॉस हो गया। लेकिन अब जब दोबारा कलाम जाएँ तो उन्हीं सेम स्पॉट पे वो दोबारा होटल मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, आपने कालाम का जिक्र किया, मैं गया हुआ था कालाम। वहाँ पे ना 1-2 होटल्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी चेन है उनकी होटल्स की, और तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपने बड़ा नया बनाया है और आपने वहीं बना दिया जहाँ पे 2022 में आपका होटल जो है वो चला गया था, या 2010 में चला गया था, तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं सर हम इतना कमा लेते हैं ना कि हम इस तरह का एक और होटल खड़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए वो डिस्पोजेबल गेम है सारी, लेकिन वो डिबरी कहाँ जाएगी? ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस और शॉर्ट टर्म फ़ायदों की तरफ जा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म का अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही बात है, और जिस तरह आपने बताया, दूसरा ये है कि हमारे पास एक्ट्स भी मौजूद हैं, लॉज भी मौजूद हैं इसमें। अक्सर लोग कहते हैं कि यू डोंट हैव लाइक पाकिस्तान डोंट हैव इन्वायरमेंटल लॉज और पॉलिसी, लेकिन हमारे पास बाकायदा मौजूद हैं, लेकिन दूसरी बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। शयान भाई, जो मैंने क्वेश्चंस किए अभी तक आपसे, मैं अपने सामीन को बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा शयान भाई की जो अदायगी है और जो स्टोरी टेलिंग स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी, वो बहुत ही यानी नेक्स्ट लेवल है। ज़्यादती कर रहे हो तुम, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सीखने वाला हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से तुम इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता तुम इस बात से कहाँ पे जाओगे। लेकिन मैं पहले से सामीन को बता दूं कि ये जो भी कुछ कह रहा है ये इसकी मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं यार सामीन, आपको देख के भी बेहतर लग जाता है कि कौन से किस बंदे की स्किल्स नेक्स्ट लेवल है, किसकी नहीं है। खैर, आपने देखा इनकी कितनी यानी सलीबी से, कितनी नरमी से आप अल्फाज अदा कर रहे हैं। इसी की तरह मैं थोड़ा मोड़ना, एनवायरनमेंट पे तो आपने जिस तरह कहा कि क्लाइमेट चेंज पे हमने बहुत बात की है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन स्किल्स का। और दूसरा, आपके तारुफ में मैंने ये बात की इंटर जनरेशन डायलॉग्स का, तो थोड़ा सा इंटर जनरेशन डायलॉग्स का ही बताएं, और ये बताएं कि कितनी ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्किल्स तो इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन अपने आप को नुमाइश करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप कर नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सामाइन के लिए और मेरे लिए और जितने जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है उन सब के लिए आप थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा, आपसे अच्छा कोई हमें समझा सकता है। देखो, ये 2 सवाल हैं तुम्हारे। एक तो ये है कि इंटर जनरेशनल डायलॉग क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जब आप बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है। पहले तो ये सुन लो कि इंटर जनरेशनल डायलॉग का मतलब ये है इंटर जनरेशनल, यानी कि 2 जनरेशन्स के बीच में जब आप ब्रिज करते हैं ना, आप देखते हैं कि आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो आप में उम्र में आपसे काफ़ी जो है ना वो बड़े होते हैं। आप अपने जितने भी आपके पॉलिटिशियंस होते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो एक जनरेशन ही मुख्तलिफ है। जैसे हमारे माँ बाप और हमारे बीच में एक ब्रिज था ना,
समझ लो कि मोबाइल फ़ोन्स का और सोशल मीडिया का, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा। इसी तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आने वाला है, और वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा हिस्ट्री का जो जनरेशन गैप आया है ना, वो आपके माँ बाप और आप में आया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट, इवन बिगर देन द लास्ट वन, दैट देयर इज़ गोइंग टू बी जनरेशन गैप बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनको ब्रिज करने के लिए आपके पास जितनी नॉलेज आज के जेन जी की है, ठीक है, यानी कि हम लोग गाने सुनते हैं, तो अगर आप वीकेंड के गाने सुनते हैं, आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो ज़रूरी है कि आपको नूर जहाँ का ही पता होना चाहिए। अगर आप जो है अभी क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखते हैं, तो ज़रूरी है कि आपने ज़िया मुहिउद्दीन की भी एक्टिंग सुनी हो या देखी हो, ठीक है। अगर आप इस वक्त जो है समझ लें कि ज़फ़र इकबाल एक पोइट हैं जो कि अभी हैं, तो ज़रूरी है कि आपको अल्लामा इकबाल का ही पता होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ के बीच में ना आप ब्रिज कैसे करते हैं, इसको कहते हैं इंटर जनरेशनल डायलॉग। अभी जो मैं और आप कर रहे हैं ना, ये इंटर जनरेशनल डायलॉग है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग दो चीज़ों को, दो जनरेशन को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन ये जब आप तभी कर सकते हैं कि जब आप बैठते हैं और आप जो है सीखते हैं, हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तारीख़ से थोड़े सबक लेते हैं, देखते हैं कि पहले हालात कैसे थे अब कैसे हैं। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ जो बेहद ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान माँ के पेट से तो कम्युनिकेशन सीख कर नहीं आता। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहली चीज़ जो उसके जहन में होती है वो होती है कि मैंने रोना है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने करना क्या है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में हैं ही कोई नहीं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, आप उसको सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो, बल्कि रिसर्च ये कहती है कि बच्चा माँ के पेट में ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीख लेता है अपने माँ बाप की डिस्कशन सुन सुन के, ठीक है। तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तभी कहते हैं कि बच्चों के सामने गाली ना दें, वो गाली सीख लेंगे, ठीक है। तभी कहते हैं कि आप बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें करें। अगर आपके वालिदैन जी जनाब से और आप जनाब से बात करते हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर आप किसी गलत सोहबत का निशाना ना बने हो स्कूल में, तो आप भी हमेशा तमीज़ से बात करेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि जब आप बचपन से ही बच्चे को ना कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी शुरू करते हैं ना, तो उसके दो बड़े फ़ायदे होते हैं। एक ये होता है कि वो अपने पीयर्स में से सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। उसको समझ आ रही होती है कि मेरा दोस्त, हालांकि मेरे दोस्त को नहीं पता वो क्या कह रहा है, लेकिन मुझे पता है वो क्या कह रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जो एक कड़ी होती है ना, वो टूट जाती है। दूसरा ये कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होने लगता है कि किस तरीके से मैंने दुनिया के साथ कंडक्ट करना है। देखें, हर इंसान के, बात थोड़ी सी फ़लसफ़ी हो जाएगी लेकिन ये है दुरुस्त, हर इंसान के मुख्तलिफ़ किरदार हैं जो कि वो ज़िंदगी में निभा रहा है। यानी कि इस वक्त फैज़याब एक रेडियो होस्ट का किरदार निभा रहा है। जब वो घर जाएगा तो वो एक बेटे का किरदार निभाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो उसका रिश्ता जो है वो अपने दुकानदार के साथ भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, चाहे वो सिर्फ सलाम दुआ कोई क्यों ना हो। यहाँ तक कि उसकी गली में बैठने वाला नुक्कड़ पे जो कुत्ता है, जो उसकी तरफ देख के सिर्फ दुम हिलाता है, आपका उससे भी एक रिश्ता है। आप गुजरते गुजरते उसको करते हुए चले जाते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना, अच्छे से इनको ब्रिज करने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मिसाल के तौर पे आप घर में जाके लड़ते हो, आपको माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है। तमीज़ क्या होती है? तमीज़ होती है कि आपको माँ से बात करने का वो सलीका ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं कि मैंने अम्मा से बात कैसे करनी है। अगर आप अपने दोस्तों के पास जाके ना उनसे बहुत प्यार मोहब्बत करते रहते हो, और एंड पे क्या होता है कि उन्हीं में से कोई एक आध आपको चूना लगा के चला जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी सीखा ही नहीं कि मैंने अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं कल रात को ही अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, और हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कोई रिश्ता ज़िंदगी का कभी ख़राब हो ही नहीं सकता अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद हों। यानी कि अगर आपकी कोई बात मुझे बुरी लगी है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आपके पास आके आपसे कह दूं आराम से, प्यार से, बग़ैर आपको पिस्टल दिखाए, कि आपकी ये बात जो है ना ये मुझे बुरी लगी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अब ये आपका कम्युनिकेशन स्किल है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, आपका बड़ापन हो जाएगा, आपकी इज़्ज़त मेरी नज़रों में ज़्यादा हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि शायद इस तरह की कोई हरकत करने से मुझे मेरी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, आपको टीचर से बात करनी होती है। आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको पैनल में बैठना होता है। आप अपने दफ्तर में काम करते हैं, आपको अपने बॉस के साथ कैसे मामलात रखने हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये है
सीखी कैसे जा सकती है, मैंने आपको बता दी क्या है। सीखी कैसे जा सकती है, वो ऐसे सीखी जा सकती है कि आप अपने ऊपर मेहनत करें अभी से। नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, कि आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, डज़न्ट मैटर। आप अभी से काम करना शुरू करें। कैसे शुरू करें? अगर आपकी स्पीकिंग है, आपको लुकनत है उर्दू बोलने में, आप पश्तो बोलते हैं, हम बड़े सारे लोग पश्तो बोलते हैं, बड़े हद तक, बड़े टाइम तक मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त था कि मैं जब उर्दू बोलता था तो उसमें आपको पश्तो का टच सुनाई देता था, ठीक है। लेकिन अब नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना कोशिश की और उसको ख़त्म किया आहिस्ता आहिस्ता, एवरी डे एट अ सिंगल टाइम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आपकी राइटिंग की इशूज़ हैं, निकले ना ज़रा अपनी SMS की लैंग्वेज से, ज़रा सही से लिखना सीखें। अब तो खैर AI ने उसको भी ख़त्म कर दिया। लिसनिंग है तो सुने टेड टॉक्स, TED टॉक्स, गो एंड गूगल देम, यूट्यूब देम एंड लिसन टू देम, ठीक है। और अगर रीडिंग का है तो मेरा ख्याल है कि आप इन तमाम चीज़ों की अगर माँ हो सकती है ना तो वो रीडिंग है। एक किताब लें, 2 सफ़े पढ़ें, रात को सो जाएं, दिल तंग होता है, आपको नींद आती है, छोड़ दें, अगले दिन 3 हो जाएंगे, उसके अगले दिन वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। बात करने का सलीका सीखें, उन लोगों के साथ बैठें जो कि जब बात करते हैं तो उनकी हर ज़बान जो कि वो बोल रहे होते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे ये ही इनकी मादरी ज़बान है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पश्तो बोलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल पश्तो बोलता है, शायद ये कोई पठान है। लेकिन अगर वो उर्दू बोलेगा तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा, आपको लगेगा शायद ये कोई हिंदुस्तानी महाजिर है। अगर वो पंजाबी बोलेगा तो आपको लगेगा शायद ये चकवाल का है या जो है ये नारोवाल का है, ठीक है, बलोची। अगर तो इस तरीके से ना आप बड़ी सारी ज़बानों पे अबूर हासिल कर सकते हैं। आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाएंगे, अब मैं क्यों बोल लेता हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, मेरे पास अगर मैं खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मेरे दोस्तों के पास है। लेकिन चूंकि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, मैं उनको एक स्टोरी में ढाल सकता हूँ, मैं अपना मंजन बेच सकता हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा उन सब से आगे रह जाता हूँ। हालांकि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो आई एम द डम बेस्ट इन द रूम ऑलवेज, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ख्वारी करें, वक्त दें, दिन में 10 से 15 मिनट अपने आप को दें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर वाले आप पे हंसते हैं, कुछ भी हो जाए, अपने दिमाग के अंदर आज की जो चीज़ आपने सीखनी है ना वो ये है कि अपने दिमाग के अंदर 2 शायान बनाएं। या अगर आपका नाम अरसलान है, अगर आप फैज़याब हैं, आप 2 फैज़याब बनाएं, एक जो आपसे सवाल करे, दूसरा जो उसका जवाब दे। तो जो सवाल करने वाला होगा उसके पास कभी सवालों की कमी नहीं होगी, और जो जवाब देने वाला होगा उसके पास कभी जवाबों की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जब इस चीज़ को लेते हुए चलते जाएंगे तो वो दोनों फैज़याब आपको इतना फ्यूल कर देंगे कि जो असली फैज़याब है ना वो हमेशा यहाँ पे बैठा होगा और किसी बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा होगा और मुझे भूल जाएगा। वैसे आपने जो बात की कि हमने अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना होगा, जब तक कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तब तक। अब अगर मैं रेडियो पे अगर आज होस्ट कर रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैंने यहाँ चक्कर लगाए होंगे, इसके बाद ही प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। ये तो नहीं कि घर से ही मुझे कॉल आ गई। तो यू हैव टू लाइक कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। होता क्या, देखो मैं लास्ट थिंग, कंफर्ट जोन हम बड़ा, देखो मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ ना कि हम लोग ये जार्गन्स हैं ना इनको बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि कंफर्ट जोन हो गया और एक्टिविस्ट हूँ और क्लाइमेट चेंज, और ये चीज़ है क्या? कंफर्ट जोन ये है कि अगर आप घर में बैठे हैं, AC लगा हुआ है, आप आराम से चिल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं फ़ोन के ऊपर, आपको कोई और करने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे खुश हैं। इसे कहते हैं कंप्लेसेंसी, कि आप वहाँ पे खुश हैं। तो अगर आप वहाँ पे खुश हैं ना, आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप एक आध टक्कर खा लेते हैं, आपका दिल टूट जाता है, फिर जुड़ जाता है, तो आपका कंफर्ट जोन जो है ना उसके साथ साथ फैलता चला जाता है। यानी कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक ज़माने में मेरे लिए एक रेडियो पे काम करना या बात करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, मेरे ना हाथ पैर नीले हो जाते थे, ठीक है ना, मुझे शर्म आती थी, मैं बोल नहीं सकता था। अब मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। अब मेरी परसूट ये होनी चाहिए कि मैं इससे अगली कोई चीज़ करूँ, मैं TV करूँ, ठीक है, मैं स्पीचेस दूँ, मैं कहीं पर जाके टेड टॉक करूँ, मैं जाके पॉलिसी लिखूँ जिससे वाकई में फ़ायदा हो, मैं कोई कैंपेन चलाऊँ। तो अपने कंफर्ट जोन को ना अपने वक्त के साथ साथ वसी करते जाना है, और उस वसअत में आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका जो सिर्फ एक मुकाबला है ना वो अपनी ज़ात के साथ है। आपने देखना है कि 1 साल पहले का फैज़याब क्या ऐसे था, अगर तो वो ऐसे था तो उसमें क्या तब्दीली रोनुमा हुई है, क्या वो बेहतर हुआ है, क्या उसके अंदर कोई ख़राबी आई है। अपना मुकाबला अपने साथ। नहीं तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप जब कभी अपनी मर्सिडीज़ खड़ी करेंगे ना किसी रेड लाइट के ऊपर, तो साथ में एक मैक्लारेन भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या इस मर्सिडीज़ को खड़े करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी खैबर या कल्टस खड़ी किया करता था। तो आपका मुकाबला अपने साथ है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन बेसिकली ये होता है कि जिस चीज़ में आप खुश हैं उस चीज़ में खुश रहें, लेकिन उस चीज़ से बेहतर चीज़ में और खुश रहने के लिए कोशिश करें। बहुत ज़बरदस्त आपने जो एनवायरनमेंट पे गुफ्तगू की,
वो भी बहुत सादा और आम आवाम को समझ आने वाली गुफ्तगू, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे गुफ्तगू की वो तो उससे भी ज़्यादा सादा कि मेरे ऐसा नादान बंदा भी उसे समझ सकता है। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं वैसे अमूमन क्वेश्चन हम करते नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ यूथ को भी मैसेज दें और कुछ खुलासा भी बयान कर दें इस सारी टॉक का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यूथ जो है आपको भी बहुत सुनती है, हमने देखा है हर कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा है, फीडबैक भी हमने देखे हैं कि आपको मिलते रहते हैं, और सबसे पहले तो फीडबैक आपको हमारी तरफ से ही मिलता है, क्योंकि हम अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम बहुत प्यार करने वाले लड़के हो, और जो तुम्हारी पूरी टीम है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है, ठीक है, मैं जानता हूँ सबको। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि हमेशा जो है तुम इज़्ज़त देते हो। यकीन मानो कि जो इंसान इज़्ज़त देना जानता हो ना किसी बंदे की पीठ पीछे, तो अल्लाह ताला उसका दामन जो है ना इज़्ज़त से भर देता होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जहाँ तक यूथ को मैसेज है, तो यूथ को सिर्फ एक मैसेज है, कोई मैं इसको ना बड़ा वो स्वीट करके नहीं बताऊँगा, बड़ी सिंपल सीधी बात जो कि आपकी समझ में आएगी। वो ये है कि जिस दौर में आप ज़िंदा हैं ना, इससे ज़्यादा मुबारक दौर कभी ना पहले गुजरा है ना कभी आएगा। उसकी एक वजह है, आपके पास हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास एआई आ गया है, आपकी फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। तो अगर इस फैज़ के दिनों में कोई फैज़याब नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी कि अगर आप जो फैली हुई विजडम है आपकी फिंगर टिप्स पे है, पहले इसको ढूंढने के लिए पूछिए ना, जो लोग CSS करने के लिए जाते थे तो आर्काइव्स में बैठे रहा करते थे सारा सारा दिन। अब वही सारी नॉलेज आपकी जेब में अल्लाह ताला ने रख दी है। सोसाइटी ने, साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आपकी जेब में वो हर एक चीज़ पहुंच गई है। तो अगर वो आपके पास पहुंची है, उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी हर एक स्किल के ऊपर काम करें। सबसे पहली चीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। मैं देखता हूँ कि हमारी यूथ के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है ना, यंग अवाम में, उनको ना बात करने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता हो के आता है। आपने उसको फ़ौरन सीख लेना, सीखें उसको, देखें कि आपने बात कैसे करनी है, अपनी ज़बानों पर अबूर हासिल करें। अंग्रेज़ी बोलें, अपने साथ बोलें, अपने दिमाग के अंदर बनाएं 2 लोग, अपने घर वालों के साथ बोलें। उर्दू सीखनी है, बोलनी है, बोलें। आपको कभी भी पश्तो किसी ने एकेडमी में भिजवा के नहीं सिखाई थी, आप बोलते थे तो आपको आती थी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत आसान हैं करनी आजकल के दौर में, इसका फ़ायदा उठाएं। यकीन माने, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, या आप यूनिवर्सिटी से निकल चुके होंगे, अभी आपने यूनिवर्सिटी आना है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, एक बात मेरी याद रखें, आपकी डिग्री ने आपको कोई फ़ायदा नहीं देना अगर आपके पास हार्ड स्किल ना हो। एक दुकानदार कभी भी CFA करके इतने बड़े बड़े हिसाब किताब नहीं देख रहा होता, वो मार्केट में निकलता है। तो बाहर निकलें, सीखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। एक तो आपका ये सवाल था कि यूथ को क्या मैसेज है, सीधा सीधा मैसेज है कि तुम सब लेज़ी हो गए हो, निकलो बाहर और सीखो, अपने ऊपर थोड़ा सा जबर करो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि कंक्लूड करें इसे। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब में से जो चीज़ें आपको पसंद आई हैं, उनको ना अपने पास लिख लें, और कुछ भी ना हो तो इतनी मेहरबानी ज़रूर करें कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे गुजर रहे हैं और कोई इंसान आपके सामने कोई रैपर ज़मीन पे गिरा देता है, तो सिर्फ इसलिए आपके उस एक बंदे के करने से कुछ भी नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होता। जब बहुत सारे करते हैं तभी होता है, ये बात सच है। लेकिन आप उसको उठा के जब रखेंगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी। कैसे? जब आप गाड़ी में बैठते हैं और आप सीट बेल्ट लगाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप लगाएं, तो 99% ऐसा होता है कि आपको उस सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन किसी एक दिन जब आपका एक्सीडेंट होना होगा ना, तो चूंकि आपके हाथ की ये आदत थी ना कि उसने ये करना है, तो आप उस दिन बच जाएंगे। हेलमेट आप पहनते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूँ जो सारी उम्र हेलमेट पहनते हैं, एक दिन नहीं पहनते, उसी दिन गिर जाते हैं। तो आपकी जब आदत होती है ना एक चीज़ करने की, तो वो चीज़ फिर आपके एक्शंस में शो होती है। इसीलिए अपनी छोटी छोटी आदतों को बनाएं, मेक हैबिट्स। यानी कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो लेट ना हो, वक्त पे पहुँचें, चाहे अगला बंदा लेट क्यों ना हो। इससे आप देखेंगे, वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो कि दरख्त लगाता है जिसकी छाँव में वो कहीं बैठ ही नहीं सकता। तो आप छोटी छोटी हैबिट्स बनाएं। आपको नहीं पता कि आपके छोटे छोटे एक्शन कितने बहुत सारे लोगों को कितने औकात पे वो उनको इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सादा सी गुफ्तगू है। मैं भी बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ कर सकता था, हम भी सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते, बनता कुछ भी नहीं उससे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रखिए
और बड़ी मेहरबानी कि तुमने मुझे बुलाया। आपने बात की कि यूथ क्या पता इस दौर से फैज़याब हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी सामीन जो हमें आज सुन रहे थे वो शायान भाई के इस जो इन्होंने गुलदस्ते हमारे लिए पेश किए अपने अल्फाज के, इससे ज़रूर फैज़याब होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शायान अज़मत और इन्होंने बात की माहौल के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और इंटर जनरेशन डायलॉग के बारे में। आखिर में एक शेर से इख्तिताम करना चाहूँगा कि वरना ये तेज़ धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए होस्ट फैज़याब हसन और गेस्ट शायान अज़मत को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।